हाय एफएफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए यू आर नॉट मिस्टर्स के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली विंग ने ये भी डिसाइड कर लिया था कि अब वो लान वांगजी को मना के रहेगा और इसका आइडिया उसे खुद वैन किंग ने दिया था, क्योंकि वैन किंग अच्छे से जानती थी कि पहले लान वांगजी कैसा था और उसके बाद विंग ने उसको कैसा बनाया था। यानी कि जब तक उनकी शादी हुई थी 16 साल से 21 साल तक की जो उनकी जर्नी रही है, उसमें विंग ने बहुत अच्छे तरीके से लान वांगजी को चेंज किया था। लेकिन बाद में परिस्थितियां खराब हो जाने की वजह से उन दोनों के बीच की स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हो गई। लेकिन होप अभी भी थी, तो ऑफकोर्स सी बात थी, लान वांगजी को मनाने की कोशिश विंग को ज़रूर करनी चाहिए। और इसी के साथ विंग ने ठान ली थी कि अपनी वही नौटी हरकतों के साथ वो फिर से लान वांगजी को मनाएगा। लेकिन उसी के साथ उसके माइंड में दूसरी चीज़ें भी चल रही थी कि वो बाकियों का क्या करेगा, उन लोगों का क्या करेगा जो निर्दोष मारे जा रहे हैं। लेकिन उसे विश्वास था उन लोगों पे जिस लोगों को उसने उन काम पे लगाया है। उन लोगों को जो उसे थ्रेटन कर रहे हैं, उसको खोजने के लिए जिन लोगों को उसने लगाया है, ऑफ कोर्स सी बात है वो भी अपना काम एक ना एक दिन तो पूरा कर ही देंगे। और तब तक विंग का इन सबको इग्नोर करना ही सही रहेगा। इसी के साथ उन दोनों की कन्वर्सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी थी और विंग लग चुका था मिशन लान वांगजी मनाओ में। यानी कि लान वांगजी को मनाने की जो तकनीकें थी ना, वो सोचने लगा था। सबसे पहले तो उसे पता था कि लान वांगजी को हमेशा से ही उसकी नौटी हरकतें बहुत ज़्यादा पसंद थी। भले ही अपने मुंह से उसने कभी ये बोला नहीं, कभी जताया नहीं, लेकिन हाँ, उसको वो चीज़ें अच्छी लगती थी। ये विंग अच्छे से समझता था, इसलिए हरकतें उसे अब वही स्टार्ट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो उसे फ्लर्टिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन लगता है आज उसे रेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कल से बहुत बड़ा मिशन स्टार्ट होने वाला है। तो ऑफकोर्स सी बात है, उसे बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा सहन शक्ति की भी ज़रूरत होगी। इसलिए आज के दिन उसने अपने रेस्ट के लिए रख लिया था और इसी के साथ उसने अपने आप को अपने बेड में ले जाके आराम करने के लिए छोड़ दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग उठा था, वो एक स्माइल के साथ उठा था, क्योंकि उसे पता था कि आज का दिन उसने कुछ अलग चीज़ करने की सोची है। इसी के साथ उसने कुछ सैनिकों को बुला के अपना पूरा सामान इकट्ठा करवा लिया था और उसे वीलान हाउस में शिफ्ट कर दिया था। दूसरी तरफ वीलान हाउस में लान वांगजी का मतलब जो एक्सप्रेशंस थे ना, वो बहुत ज़्यादा अजीब थे, क्योंकि उसे तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये क्या चल रहा है, क्यों आखिरकार विंग ने अपना सामान यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। वो उन सैनिकों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सैनिकों को ऑर्डर अगर महाराज के एंड से मिला है तो कोई महारानी क्या कर सकती है, इसलिए ऑर्डर तो फॉलो महाराज का ही होगा। इसी के साथ वो सभी लोग वो सारे सामान को वीलान हाउस में शिफ्ट कर चुके थे और साथ ही साथ अपने काम को भी अच्छे से किए जा रहे थे। लेकिन लान वांगजी बेचारा परेशान होते जा रहा था। फाइनली महाराजा की भी वहाँ पे एंट्री हो चुकी थी, यानी कि विंग की भी एंट्री हो चुकी थी और इसी के साथ उसने सभी लोगों को इशारा करते हुए वहाँ से बाहर भेज दिया, यानी कि वीलान हाउस से बाहर भेज दिया। हालांकि वो बात अलग थी कि उसने स्ट्रिक्टली सब हर किसी से बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वीलान हाउस को पूरी तरीके से सिक्योरिटी दी जाएगी। और इस बार उसने यहाँ सैनिक कोई भी वी सेक्ट वाले सैनिक को यूज़ नहीं किया था। उसने सारे के सारे सैनिक जैन सेक्ट से मंगाए थे, यानी कि जंग सेक्ट से जितने भी सैनिक थे वो यहाँ पे पहरेदारी कर रहे थे, जिन पे वो विश्वास कर सकता था। क्योंकि अगर यहाँ के सैनिकों को वो यहाँ पे लगाता है तो ऑफकोर्स ये बात है, उसे नहीं पता कि कौन सा ऐसा इंसान है जो उसका साथ दे रहा है और कौन सा ऐसा इंसान है जो उससे दगाबाजी कर रहा है। इसलिए उसने इन लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया और जंग सेक्ट से ही वीलान हाउस की सुरक्षा के लिए सैनिकों को बुलाया गया। जैसे ही सभी सैनिक उस कमरे से बाहर जा चुके थे, वैसे ही लान वांगजी गुस्से में विंग के पास आते हुए पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो तभी विंग उसको आंसर करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें बाहर से नेम प्लेट दिखाई दे रहा है। तो लान वांगजी हाँ में अपने सर को हिलाता है, लेकिन अभी भी वो गुस्से में था। तो विंग उससे की तरफ मुड़ते हुए पूछता है, तो उस नेम प्लेट पे क्या लिखा हुआ है। तो तभी लान वांगजी आंसर करते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स वीलान हाउस। तो वांगजी आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही विंग आंसर करते हुए बोलता है, एग्जैक्टली वीलान हाउस, यानी कि वी और लान, यानी कि मेरा और तुम्हारा, हम दोनों का ही घर। तो यहाँ पे तुम अकेले ही क्यों रहोगे, आज के बाद मैं भी यहीं पे रहूंगा। ये अच्छी खबर है ना, मुझे पता है ये अच्छी खबर है, लेकिन तुम मानोगे नहीं, आखिरकार तुम हो ही अड़ियल। ऐसा कहते हुए वो अपने सामान को फिर से उस कमरे में सजाना स्टार्ट कर चुका था, जिस कमरे में वो
वो पहले रहा करता था। हालांकि वो वहाँ पे रहा नहीं करता था, उसका सामान हमेशा ही उस कमरे में रहता था। लेकिन विंग और वांग जी हमेशा ही एक कमरे में रहते थे, लेकिन लान वांग जी के कमरे में इतनी जगह नहीं थी कि विंग के सामान को भी वहाँ पे रखा जाए। इसलिए विंग के सामान के लिए कुछ अलग कमरा वहाँ पे रखा गया था और यहाँ पे विंग फिर से अपने कमरे में आके उस सामान को वहाँ पे सजाना स्टार्ट कर चुका था। लान वांग जी गुस्से में था, इसलिए उसने विंग को रोकते हुए बोला, नहीं, तुम यहाँ पे नहीं रह सकते, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। विंग थोड़ा सा रौब दिखाते हुए बोलता है, और इतनी किसकी हिम्मत जो मुझे यहाँ से भेज दे। मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, ना ही तुम मुझे भेज सकते हो और ना ही कोई और आके मुझे यहाँ से लेके जा सकता है। इसलिए अपने दिमाग में ये ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दो कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। आखिरकार विलान हाउस है तो कौन सी बात है, फी को भी यहाँ पे रहना ही होगा। तो चाहे तुम चाहो या ना चाहो, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तुम अपने रूम में रह सकते हो। 1 मिनट, हमारे रूम में रह सकते हो, क्योंकि आज के बाद मैं भी वहीं रहने वाला हूँ। लान वांग जी इरिटेट होते हुए विंग से पूछता है, 1 मिनट, क्या तुम मुझे शांति से यहाँ पे रहने भी नहीं दे सकते? तो विंग आंसर करते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स तुम शांति से रह सकते हो, लेकिन मेरे साथ। विंग अपनी 3 फिंगर्स को ऊपर उठाते हुए इमिडिएटली उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसकी शांति बिल्कुल भी भंग नहीं करेगा। हालांकि वो बात अलग थी कि इस बात पे भरोसा कोई नहीं करेगा, क्योंकि विंग जहाँ पे अपनी पे आ जाए वहाँ पे शांति को रहने देगा, इसकी तो उम्मीद ही नहीं है। विंग और शांति दोनों ही इतने करीब कभी नहीं आए कि उन दोनों का एक साथ सामना हो सके। तो ऑफकोर्स सी बात है, लान वांग जी को भी इस बात पे भरोसा नहीं हुआ, लेकिन वो विंग से आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता था और ज़्यादा बात को बढ़ाना नहीं चाहता था। वो पलटते हुए अपने रूम में जा चुका था, लेकिन उसे शायद शांति सच में नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अगले ही पल विंग भी उसके पीछे पीछे चलते हुए उसी रूम में जा चुका था। लान वांग जी चिल्लाते हुए बोलता है, अब क्या है? तो तभी विंग आंसर करते हुए बोलता है, क्या हुआ है तुम्हें? मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, कोई दिक्कत है क्या? क्या मैं अपने रूम में भी नहीं जा सकता? पिछले 9 साल से तुम इस घर में अकेले क्या रह रहे हो? तुम्हें तो लग रहा है कि ये घर तुम्हारा ही है। काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये घर मेरा भी है और जहाँ पे मैं चाहूँ मैं वहाँ पे रह सकता हूँ। और वैसे भी मैं पहले भी इसी रूम में रहता था और मैं आज भी इसी रूम में रहूँगा। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम किसी और रूम में शिफ्ट हो सकते हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई और रूम है तुम्हारे लिए, क्योंकि पहले ही एक रूम मेरे सामान से भर चुका है, दूसरे में हमारे बच्चे रह रहे हैं और बाकी बच्चे उनको सर्वेंट्स यूज़ करते हैं। क्या तुम चाहते हो कि तुम सर्वेंट्स के रूम में जाओ? तो तभी लान वांग जी कुछ ऐसा बोलता है कि विंग थोड़ी देर के लिए सेट तो हो चुका था। लान वांग जी बोलता है, ऑफ कोर्स तुम मुझे मिस्ट्रेस तो पहले ही बना चुके हो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर तुम मुझे किसी सर्वेंट के रूम में भी रख देते हो? तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अगर तुम चाहो तो मैं अभी जा सकता हूँ। लान वांग जी इरिटेट होते हुए अपने कदमों को बाहर की तरफ खींचना शुरू कर चुका था, लेकिन विंग उसको खींचते हुए अपने करीब करता है और उसके बाद बोलता है, ये मेरी गलती थी। माना मैंने तुम्हें सबके सामने मिस्ट्रेस अनाउंस किया था, लेकिन याद रखना मैंने तुम्हें कभी मिस्ट्रेस की तरह ट्रीट नहीं किया। तुम कल भी मेरी लाइफ में मेरी महारानी की तरह थे, आज भी हो और ताउम्र रहने वाले हो। मुझे किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ सिचुएशन थी जिसके चलते मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ वो सिचुएशन भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और लास्टली, तुम मिस्ट्रेस नहीं हो, इस बात को याद रखना। यू आर नॉट मिस्ट्रेस, बिकॉज यू आर माई लव, यू आर माई लाइफ, यू आर माई वाइफ एंड यू आर माई लाइफ पार्टनर ऑल्सो। सो प्लीज़ डोंट यूज दिस वर्ड फॉर योर सेल्फ मिस्ट्रेस, बिकॉज यू आर नॉट मिस्ट्रेस। विंग ने अपने इमोशंस बस इन्हीं कुछ शब्दों के साथ लान वांग जी को समझा दिए थे, लेकिन शायद लान वांग जी समझ तो चुका था, लेकिन चाहता नहीं था कि वो विंग को ये समझा सके या ये बता सके या जता सके कि वो उसकी बातों को समझ रहा है, क्योंकि सच में उसने 9 सालों तक बहुत कुछ झेला है। तो क्या ये कुछ शब्द उसके उन 9 सालों की तकलीफ को दूर कर सकते हैं? नहीं। अगर विंग उसे सच में वापस अपनी लाइफ में चाहता है तो उसे मेहनत भी उतनी ही करनी होगी। लान वांग जी ने अपने आप को छुड़ाते हुए अपने कदम फिर से अपने उस प्लेस पे बैठा की तरफ बढ़ा दिए जहाँ पे बैठ के वो हमेशा ही मेडिटेशन करता था, क्योंकि यहाँ पे अब उसे उसी की ज़रूरत थी। क्योंकि लान वांग जी के रूम में अगर विंग है तो उसकी शांति भंग हो चुकी थी और उसको शांति चाहिए, तो उसे मेडिटेशन तो करना ही होगा। दूसरी तरफ विंग था जो उस कमरे को आराम से चेक कर रहा था, क्योंकि इन सालों में हो सकता है कुछ चीज़ें चेंज भी हुई हो, कुछ चीज़ें वैसे ही रही हो और कुछ चीज़ें हो सकता है कि उसे अब चेंज भी करनी हो। धीरे धीरे उसने पूरे कमरे को एनालाइज किया और उसके बाद ठान लिया कि कहाँ पे उसे क्या चीज़ चेंज करनी है। इसी के साथ उसने कुछ सैनिकों को बुला लिया और जम के उस कमरे की मरम्मत करवा दी और अगले 1 घंटे में ही उस
कमरे की उसने सूरत ही संवार दी, यही कहो कि बिल्कुल चेंज ही कर दी। लाल वांगजी बेचारा फिर से इरिटेट हो चुका था कि उसकी इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन किया था, जिस कमरे को उसने अच्छे तरीके से सजाया था, संवारा था या फिर साफ रखा था, उसने विंग ने 1 घंटे के अंदर ही डस्टबिन बना दिया। हाँ, क्या करूँ मैं। वो बस सोच रहा था कि किसी भी तरीके से वो विंग को लात मार के यहाँ से बाहर निकाल दे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि कहीं ना कहीं विंग की ये हरकतें लान वांगजी को भी एक एहसास दिला रही थी कि उसने भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं मिस की हैं, और वो भी बिना किसी को जताए, बिना किसी को दिखाए ये सब कुछ एंजॉय कर रहा था। हालांकि वो बात अलग थी कि उसने अपने फेस पे अभी भी वो कोल्डनेस रखा था, और साथ ही साथ वो ये भी दिखा रहा था कि वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका है विंग की इन हरकतों से। विंग आज के लिए ये बहुत कर चुका था, अब वो थक चुका था, इसलिए उसे रेस्ट चाहिए था। और साथ ही साथ कुछ ही टाइम के बाद उसकी एक मीटिंग भी थी। उसने सभा बुलाई थी कि वो लान वांगजी को उसका दर्जा वापस देगा। भले ही उसने लैंस एक्ट को गुलामी से दूर कर दिया है, लैन चिरेन को भी पूरी तरीके से मुक्त कर दिया है, या ये कहो कि इनोसेंट साबित कर दिया है, लेकिन फिर भी अभी लान वांगजी के हक में फैसला होना बाकी था। तो ऑफ कोर्स सी बात थी, यहाँ पे उसने मीटिंग बैठाई थी, लेकिन जब बात आई मीटिंग की तो लान वांगजी ने सभा में जाने से फिर से मना कर दिया, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी थी कि अब वो उस सभा का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, जिस सभा में उसके साथ हो रहे अन्याय को देखते हुए भी सभी लोग चुप रहे। सभी लोगों ने देखा कि क्या हुआ उनके साथ, लेकिन फिर भी उनमें से कोई भी इंसान यहाँ पे उनके लिए बोलने के लिए नहीं आया, जबकि हर कोई जानता था कि लैन चिरेन जैसा इंसान बिना किसी कारण से कुछ नहीं कर सकता। चलो मान लिया कि एक पल के लिए उसने गलती कर भी दी, तो क्या इतने सालों से किया गया सत्कर्म उसका कोई भी फायदा नहीं था? क्या लैंस एक्ट की प्रतिष्ठा इतनी पूरी तरीके से वहाँ पे रौन दी गई, लेकिन वहाँ पे बोलने वाला कोई भी नहीं था? हाँ, लैन चिरेन को सजा दे देते तो शायद एक पल के लिए लान वांगजी ये मान सकता था, एक पल के लिए लान वांगजी को महारानी के पद से हटा दिया जाता तो भी वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लैंस एक्ट को इतने सालों तक गुलाम बना के रखा गया, लेकिन ये चीज़ें उसके खुद के स्वाभिमान पे आ चुकी थी। तो ऑफकोर्स सी बात थी, उस सभा में जाने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लेकिन लान वांगजी के लिए आज जाना ज़रूरी था, क्योंकि फैसला या ये कहो कि मुद्दा उसी का था। तो ऑफकोर्स सी बात थी, वो उससे वहाँ पे जाना ही था। फाइनली लान वांगजी को पूरी तरीके से कन्वेंस किया गया कि उसे आज सभा में आना ही होगा, और इसी के साथ 1 घंटे के बाद सभा पूरी तरीके से भर चुकी थी और सारे के सारे लोग वहाँ पे आ भी चुके थे। ऑलमोस्ट सभी लोग थे, यानी कि वैन किंग, मिस्टर सियाओ, कांगसे सैरन और सभी सेक्ट के लोग, सब कोई थे। फाइनली अब लान वांगजी के इस मुद्दे में फैसला लेना शुरू हो चुका था, और महाराज ने यहाँ पे घोषणा कर दी कि आज के बाद लान वांगजी कोई मिस्ट्रेस नहीं है, और उसको उसका ओहदा, यानी कि उसके महारानी का जो ओहदा था महारानी लान का, उसको वापस दिया जाएगा। और रही बात महारानी किंग की, यानी कि वैन किंग की, तो उसको भी सेम वही दर्जा दिया जाएगा जो कि लान वांगजी का होगा। इन दोनों का ही ओहदा एकदम बराबर होगा। लेकिन अगर किसी भी स्थिति में यहाँ पे महाराज उपस्थित नहीं होते हैं तो वहाँ पे वैन किंग और लान वांगजी दोनों को ही ऑथराइज पर्सन बनाया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे किसी एक बंदे की ऑथराइजेशन की बात आती है तो वहाँ पे वैन किंग को ही ऑथराइज पर्सन बोला जाएगा। अगर बात आ जाए कि इन दोनों में से किसको मूल्य ज़्यादा देना चाहिए, तो वो वैन किंग का ही होगा, क्योंकि वैन किंग ने पिछले 9 सालों से अपने महारानी के हर एक कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाया है, और साथ ही साथ वो महाराज की पहली पत्नी भी है। तो ऑफकोर्स सी बात है, ये ओहदा उसी को मिलना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो वैन किंग से महाराज की कोई औलाद नहीं है, इसलिए लान वांगजी का भी इस ओहदे पे पूरा अधिकार है। लेकिन रही बात जहाँ पे मिस्टर सियाओ की, तो वो मिस्ट्रेस ही रहेंगे। वो बात अलग है कि उनकी बेटी को पूरा का पूरा सम्मान दिया जाएगा, अधिकार दिए जाएंगे, जो कि एक राज परिवार के सदस्य को दिया जाएगा। हाँ, ये बात भी कहीं ना कहीं सच थी कि मिस्टर सियाओ को भी किसी भी तरीके से मिस्ट्रेस की तरह वहाँ पे ट्रीट नहीं किया गया। इवन इतने सालों में वो भी महाराज के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके थे, या ये कहो कि कहीं ना कहीं महाराज के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके थे, और महाराज उसको एक इज्जत से देखते थे, और साथ ही साथ महाराज के ही वजह से उसको सभी लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ देखते थे। कोई भी उसे मिस्ट्रेस की तरह ट्रीट नहीं करता था। यहाँ पे निर्णय हो चुका था, लेकिन
लानवांग जी ने यहाँ पे उसके बिहाव पे लिए गए डिसीजन को बिल्कुल भी एग्री नहीं किया। उसने यहाँ पे डायरेक्टली सबको बोल दिया कि वो महारानी लान के इस ओहदे को नहीं संभालना चाहता, या ये कहो कि आज के बाद वो यहाँ पे महारानी के तौर पे नहीं आना चाहता, और उसको जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी कोई भी फोर्स नहीं करेगा कि उसे सभा में आना है। वो अपनी मर्जी से यहाँ पे आएगा, और अगर मर्जी नहीं होगी तो वहाँ पे नहीं आएगा। इसके अलावा महारानी के जितने भी काम हैं, जितने भी कर्तव्य हैं, वो सभी महारानी किंग ही निभाएगी। अगर वो किसी भी कारणवश इस सब से परेशान हो जाती हैं या थक जाती हैं, या फिर वो चाहती हैं कि अपने इस कर्तव्य को किसी और के ऊपर डाल दे, अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किसी और को सौंप दे, तो वो जिसे भी चूज़ करना चाहे उसे चूज़ कर सकती हैं। अगर उस वक्त वो इंसान मैं होता हूँ तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन इस वक्त मैं महारानी के ओहदे को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे बिहाव पे ले जाने वाले डिसीजंस कोई मजाक नहीं है। जब मर्जी आई मुझे मिस्ट्रेस बना लिया, जब मर्जी आई मेरे साथ शादी कर ली, जब मर्जी आई मुझे लान हाउस में कैद कर दिया, जब मर्जी आई उसको वीलान हाउस बना दिया। क्या ये सारी चीज़ें अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग करना महाराज बंद कर सकते हैं? क्या हमारी इच्छा भी कहीं ना कहीं मायने रखती है उनके लिए? अगर वो चाहते हैं कि मैं अपने लाइफ के डिसीजन अब खुद से लूँ, तो मैं यही डिसाइड करूँगा कि आज के बाद मैं यहाँ पे महारानी के ओहदे पे तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहूँगा। रही बात मिस्ट्रेस की, तो यहाँ पे ना ही मैं मिस्ट्रेस हूँ और ना ही मैं कोई और चीज़ हूँ। यहाँ पे मेरा खुद का एक अलग ओहदा है। यहाँ पे मैं वी सेक्ट के राजकुमारों का बाबा हूँ, तो मैं उसी ओहदे से यहाँ पे रहना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं किसी से यहाँ पे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। ऐसा कहते हुए लानवांग जी ने वहाँ पे सभी लोगों को बॉ डाउन किया, और इसी के साथ उसने अपने कदमों को राज्यसभा से बाहर निकाल दिया। दूसरी तरफ मेंग्याओ था, जो कि इस वक्त थोड़ा बहुत गुस्से में था, क्योंकि हर एक चीज़ बदल रही थी, हर किसी की स्थिति बदल रही थी, लेकिन एक उसकी स्थिति थी जो कि 10 साल पहले भी मिस्ट्रेस की ही थी, आज भी मिस्ट्रेस की ही है। उसकी स्थिति कहीं से कहीं तक सुधर ही नहीं रही थी। इस बात से उसको बुरा भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन कर क्या सकता है? वो अपने गुस्से को किसी को दिखा नहीं सकता, क्योंकि उसे इतना अधिकार नहीं है कि यहाँ पे अपने गुस्से को निकाल सके, अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को बाहर दिखा सके किसी को भी। यहाँ पे सभा तो कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ विंग था, जिसको वांग जी का ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा हर्ट करते जा रहा था। लेकिन कर क्या सकता है? अगर उसने वांग जी के इस बिहेवियर को टॉलरेट नहीं किया तो चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। उसने फिर से अपने कदमों को राज्यसभा से बाहर निकालते हुए वीलान हाउस की तरफ बढ़ा दिया, और वहाँ पे जाते ही ऑलमोस्ट नाइट हो चुकी थी, तो अब सोने का टाइम भी आ चुका था। डिनर कर लेने के बाद वो दोनों ही सो चुके थे। हालांकि वो बात अलग थी कि लानवांग जी ने विंग को मना किया था कि वो उस रूम में ना सोए जिस रूम में वो सो रहा है, लेकिन विंग लानवांग जी की बात इतनी आसानी से मान ले, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने ज़बरदस्ती अपनी जगह उसी कमरे में बना ली जिस कमरे में वो लोग रहा करते थे। नेक्स्ट मॉर्निंग लानवांग जी 5 बजे उठ जाता है, यह हर कोई जानता है, लेकिन उसी के पीछे पीछे विंग भी उठ जाएगा, यह हर किसी के लिए एक नई बात थी। विंग ने भी अपना पूरा मॉर्निंग रूटीन करके नहा धो के आराम से अपना काम पूरा कर लिया था, और इसी के साथ उसके कदम जाने लगे थे वीलान हाउस की किचन में, जहाँ पे वो कौन सा धमाका करेगा कोई नहीं जानता। लेकिन किचन में जा पाता इससे पहले ही लानवांग जी उसको रोकते हुए बोलता है, अब क्या करने वाले हो तुम? तो तभी विंग अपनी चार्मिंग से स्माइल देते हुए, तो मूली उसने अपने हाथ पे पकड़ी हुई थी, वो भी पत्तों सहित वाली, उनको अपने फेस से बिल्कुल ऐसे स्टाइलिश तरीके से हटाते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स अपनी फैमिली के लिए मैं ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ, बताओ तुम क्या खाना चाहोगे? लानवांग जी आंसर करते हुए बोलता है, शांति से खाना चाहूँगा, अगर तुम खाना ना बनाओ तो ये हो सकता है। लेकिन विंग वांग जी की बात मानने वाला नहीं था। उसने बोला, नहीं खाना तो मैं ही बनाऊंगा, लेकिन तुम्हारी पसंद का बनाऊंगा, लेकिन जल्दी बताओ, मुझे देर हो रही है, मुझे फटाफट से काम करना स्टार्ट करना है। तो लानवांग जी आंसर करते हुए बोलता है, तुम फटाफट करो या देर करना तुमने धमाका ही है, इसलिए प्लीज़ मेरी किचन को छोड़ दो ताकि यहाँ पे शांति बने रहे। वैसे भी कल से यहाँ पे बहुत ज़्यादा अशांति हो चुकी है, अब मैं नहीं चाहता कि मेरे रसोई घर को भी तुम कुश्ती का मैदान बना दो, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ किचन से बाहर निकलो ताकि किचन में भी शांति बनी रहे और मेरी लाइफ में भी शांति बनी रही। हो सके तो वीलान हाउस को ही छोड़ दो। लानवांग जी अपने फ्लो में बोलते जा रहा था, दूसरी तरफ विंग था जो उसको रोकते हुए बोलता है, एक मिनट, अभी तुमने खुद बोला ना वीलान हाउस, फिर भी तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। आखिरकार वीलान हाउस में वी और लान दोनों का ही रहना ज़रूरी है, क्या तुम मानते हो ना इस बात को? ऐसा कहते हुए
उसने लान वांग जी को कम्प्लीटली इग्नोर किया और खाना बनाना स्टार्ट किया। लान वांग जी उसको रोकने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन अगले ही पल विंग ने उसको वार्न कर दिया कि वो किचन में नहीं आ सकता। हालांकि वो बात अलग थी कि अगर विंग किचन में है तो ऑफ कोर्स सी बात है, किसी और का वहाँ पे जाना रिस्की हो सकता है। लान वांग जी ने अपने आप को पूरी तरीके से इरिटेट होते हुए देख लिया था और साथ ही साथ अब वो मरना तो नहीं चाहता था। भले ही उसने पहले कोशिश कर ली थी मरने की, लेकिन अब जो उसकी लाइफ में हो रहा था वो इंजॉइंग तो था, इसको इंजॉय तो करना चाहता था, इसलिए वो मरना नहीं चाहता था। अपने आप को संभालते हुए समझाते हुए उसने अपने कदम को किचन से बाहर कर दिया और विंग को छोड़ दिया उसकी हालत में, क्योंकि उसे पता था कि विंग अगले आधे घंटे में किस हालत में बाहर निकलने वाला है। बस वो प्रे कर रहा था कि उसकी किचन की स्थिति ठीक रहे। लान वांग जी भले ही किचन से बाहर था, लेकिन फिर भी वो किचन के अराउंड ऑफ ही घूम रहा था, या फिर ये कहो कि अपने कानों का इस्तेमाल कर रहा था, कभी अपने सेंसेस का इस्तेमाल कर रहा था, सोने की शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था कि कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। लगभग 45 मिनट निकल चुके थे, ना ही कोई जलने की आवाज़ आई थी, ना ही कोई बर्तन के गिरने की आवाज़ आई थी, ना ही कोई विस्फोट होने की आवाज़ आई थी। लान वांग जी को लगा था कि शायद ठीक है, आज तो विंग कुछ अच्छा ही बना रहा होगा, अब उसे इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खैर खाना जब बन ही जाएगा तो उसके सामने आ ही जाएगा, उसको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक गड़बड़ नहीं हुई है तो आगे भी गड़बड़ नहीं होगी। इसी के साथ उसने अपने कदम को अपने कमरे की तरफ बढ़ाना स्टार्ट ही किया था कि अगले ही पल उसे एक बहुत बड़ा धमाका देखने को मिला, और वहाँ पे धमाका हो चुका था। आग पूरे किचन में फैल चुकी थी, क्योंकि विंग ने आग जलाई ही इतनी ज़बरदस्त थी कि किचन में पूरी तरफ आग फैल चुका था, और साथ ही साथ उसका जो खाना था वो पूरी तरीके से कोयला बन चुका था। भले ही वो बात अलग है कि वो कोयला पहले से ही बना था या फिर ये आग की वजह से बना, ये कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, विंग जिस स्थिति में किचन से बाहर आया था वो देखने लायक था। उसके अनटाए हुए बाल, फेस पे पूरी जगह, मतलब फेस, हाथ, पैर में सब जगह कालिक लगी हुई, उसकी स्थिति ऐसी हो चुकी थी मानो किसी कोयले की खान से अभी अभी इसको बाहर निकाला गया हो। और हो भी क्यों ना, आखिरकार इतना बड़ा धमाका करने के बाद स्थिति तो ऐसी ही होगी। लेकिन लान वांग जी ने उसको कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए सभी सैनिकों को बुलाया और जल्दी से जल्दी उस आग को बुझाने की कोशिश की। लगभग 15 मिनट लग चुके थे आग को बुझाने में, और लान वांग जी फाइनली अब विंग की तरफ देखता है, जिसके कपड़े भी आधे जल चुके थे। कपड़ों की स्थिति क्या थी विंग को नहीं पता, उसके बालों की स्थिति क्या थी विंग को नहीं पता, उसके हाथ पैर में कितनी कालिक लगी है ये भी विंग को नहीं पता। बस पता है तो इतना कि उसने खाना बनाया था और वो खाना जल गया है, और इसी बात का दुख मनाते हुए वो सभी को बताता है कि उसका टेस्टी खाना जल गया। लान वांग जी उसको डांटते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है तुमने टेस्टी खाना बनाया था? अगर वो टेस्टी होता तो ये धमाका ही नहीं होता, तुम्हारी उस खाने की वजह से ही ये धमाका हुआ है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ वीवूयान, अगली बार मेरे किचन के अंदर घुसता मत, और खबरदार जो तुमने मेरे और मेरे बच्चों के लिए खाना बनाने की सोची भी तो वो तुम ही हो ना जिसने मुझे मौत के मुंह में जाने से रोका है। तो प्लीज़ अब मुझे जिंदा रहने दो, मुझे अच्छे से खाने पीने दो, ताकि मैं अपनी लाइफ को अच्छे से देख सकूं। अपनी इन हरकतों से यहाँ पे जानलेवा हमले मत किया करना, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं तुमसे। ऐसा कहते हुए लान वांग जी वहाँ से जा चुका था और अपने सैनिकों को आदेश दे गया कि महल के किचन से कुछ खाना ले आए, क्योंकि उसे भी भूख लगी है और उसके बच्चों को भी भूख लगी है, और हो सके तो महाराज के लिए भी ले आना अगर वो खाना चाहते हैं तो, वरना उनके सामने वही खाना रख दो जो कि उन्होंने बनाया है। सारे के सारे कोयले लाके इनके आगे इकट्ठा कर दो। लान वांग जी गुस्से में जब सैनिकों को ये आदेश दे रहा था तो विंग वहाँ पे आते हुए बोलता है, मैं महाराज हूँ, मैं कोयले क्यों खाऊंगा, मेरे लिए भी महल के किचन से अच्छा सा खाना ले आओ। खैर चलो हम सभी तब तक बैठ जाते हैं ताकि आराम से खाना खा सके। तो वांग जी उसको वार्न करता है दोबारा से, मुझसे दूर रहना, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम कभी भी कुछ भी कर सकते हो, और हाँ, बच्चों के पास भी मत जाना। विंग को वार्न करके लान वांग जी तो वहाँ से जा चुका था, लेकिन बेचारा विंग था जो कि एक प्यारे से क्यूट से पाउट के साथ वहीं पे खड़ा रह चुका था। आखिरकार उसकी क्या गलती है, वो तो अपनी फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था, क्या हो गया अगर किचन में धमाका भी हो गया तो? वो राजा है, महाराजा है, दोबारा बनवा लेगा। खैर कोई बात नहीं, मैं भी यूजियान हूँ और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें मेरे साथ होते रहती हैं। ऐसा कहते हुए वो भी बढ़ गया उस तरफ जहाँ पे उन्होंने ब्रेकफास्ट करना था। आज तो लान वांग जी बेचारा बाल बाल बचा है। खैर आगे वो बच पाएगा या नहीं, या फिर सच में विंग उसकी कभी जान ही लेके मानेगा, ये तो अभी मुझे नहीं पता। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।